वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज बाय एसजे। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर गहराई से नजर डालेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हमारे पास इस पर एक बहुत डिटेल्ड लेख है, तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये एक्ट क्या था, बल्कि ये भी कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच जो शक्ति का संतुलन था उसे कैसे बदला। बिल्कुल। और जो बात दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ एक और कानून नहीं था, ये भारत में ब्रिटिश शासन का जो चरित्र था उसे बदलने का एक सचेत प्रयास था। मतलब एक व्यापारिक कंपनी के शासन से सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। तो सबसे पहले इस अधिनियम की जरूरत ही क्यों पड़ी? मेरा मतलब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो पहले से ही मौजूद था, तो उसमें ऐसी क्या खामियां थी जिन्हें ठीक करने की जरूरत पड़ गई? देखिए, 1773 का जो एक्ट था वो कंपनी की ज्यादतियों पर, मतलब उसके एक्सेस पर अंकुश लगाने में उतना प्रभावी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, कंपनी एक बहुत गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। इतनी गंभीर कि उसे सरकारी बेलआउट की जरूरत पड़ गई। एक मिनट, क्या पैसे की समस्या ईस्ट इंडिया कंपनी को? ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। जो कंपनी भारत को लूट रही थी वो खुद कर्ज में थी। हाँ, यही तो विडंबना है। हालात इतने खराब थे कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का एक भारी भरकम लोन मांगना पड़ा। इससे ब्रिटिश संसद में हंगामा मच गया कि भाई, जो कंपनी भारत में नवाब बना रही है वो खुद सरकार से पैसे मांग रही है। तो साफ था कि मैनेजमेंट में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, तो पैसा एक बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन क्या सिर्फ यही कारण था या कुछ और भी चल रहा था पर्दे के पीछे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वित्तीय ही नहीं, सैन्य और राजनीतिक कारण भी थे। जैसे कंपनी को भारतीय शक्तियों के साथ लड़ाइयों में हार का सामना करना पड़ रहा था। खास तौर पर पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 तक चला, उसमें कंपनी की बहुत किरकिरी हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक इकाई नहीं रह गई थी, वो एक शासक शक्ति बन चुकी थी। और इससे उसकी शासन करने की क्षमता पर, उसकी नैतिकता पर गंभीर सवाल उठने लगे थे। सही बात है। तो इसी संदर्भ में उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, विलियम पिट द यंगर, उन्होंने भारतीय मामलों पर सरकार का ज्यादा नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये कानून पेश किया। और यहीं पर यह एक्ट सच में दिलचस्प हो जाता है। इसने भारत में एक दोहरी नियंत्रण प्रणाली यानी ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल स्थापित की। सुनने में यह बहुत भारी लगता है, इसका असल में मतलब क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसमें 6 सदस्य थे और ये सरकार के बहुत बड़े लोग थे, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर और 4 अन्य सदस्य जिन्हें क्राउन नियुक्त करता था। तो एक तरह की सरकारी सुपरवाइजरी बॉडी थी। सुपरवाइजरी से भी ज्यादा। इस बोर्ड को ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की देखरेख करने का पूरा अधिकार था। वो कंपनी के सारे कागज देख सकते थे और भारत भेजे जाने वाले हर जरूरी दस्तावेज को मंजूरी देना उनके लिए जरूरी था। तो फिर कंपनी के जो अपने मालिक थे, जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके हाथ में क्या बचा? उनके हाथ में कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां बची रहीं, मतलब व्यापार से जुड़े मामले, जबकि उसके राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों का मैनेजमेंट ब्रिटिश सरकार करती थी, इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए। इसी को डबल गवर्नमेंट सिस्टम कहा गया। मतलब एक ही कंपनी के 2 बॉस हो गए, एक जो कहता था मुनाफा कमाओ और दूसरा जो कहता था साम्राज्य चलाओ। बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा। बिल्कुल, और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी भी बनी। अच्छा, और भारत में जमीन पर, मतलब गवर्नर जनरल के लेवल पर क्या बदलाव हुए? वहां भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और कमांडर इन चीफ को काउंसिल का सदस्य बना दिया गया। और जो दूसरी प्रेसिडेंसी थी, जैसे बॉम्बे और मद्रास, उन्हें युद्ध, कूटनीति और राजस्व जैसे मामलों में पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, मतलब पावर कैलकाटा में सेंट्रलाइज हो गई। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कुछ था, क्योंकि उस समय कंपनी के अधिकारी बहुत बदनाम थे। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। इसके तहत सभी सिविल और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया था। और जो अधिकारी भ्रष्ट पाए जाते, उनके लिए कठोर दंड का भी प्रावधान था। तो इन सब का कुल मिलाकर मतलब क्या निकला?
इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को असल में कैसे आकार दिया? देखिए, इसका सबसे बड़ा महत्व ये था कि इसने पहली बार ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कंट्रोल किए गए क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया के रूप में मान्यता दी। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था। मतलब अब ये कंपनी की जागीर नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन की संपत्ति है। बिल्कुल सही। ये ब्रिटिश संप्रभुता को औपचारिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और खुला ऐलान था। यानी अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही बल्कि वो ब्रिटिश क्राउन का एक अधीनस्थ अंग बन गई थी। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये संसदीय नियंत्रण में एक बहुत बड़ी वृद्धि थी। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कामकाज और भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन पर कह सकते हैं कि अंतिम अधिकार मिल गया। तो ये 1773 के एक्ट से काफी अलग था। बहुत अलग। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो सिर्फ मामलों को विनियमित करना चाहता था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। ये भारत में ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ीकरण में एक निर्णायक मोड़ था। और इसने पहली बार शक्तियों के पृथक्करण की एक तरह से शुरुआत की, जिसने भारत में उस दोहरी सरकार की नींव रखी जो आगे कई दशकों तक चली। ठीक है, चलिए अब इसकी समस्याओं पर भी बात करते हैं। जाहिर सी बात है ये प्रणाली एकदम परफेक्ट तो नहीं थी। इसकी मुख्य कमियां क्या थीं? सबसे बड़ी कमी तो इसकी बनावट में ही थी, यही दोहरी नियंत्रण प्रणाली। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच कंट्रोल की कोई साफ लाइन नहीं थी। अक्सर ये कंफ्यूजन होता था कि अंतिम अधिकार किसके पास है। मतलब हर रोज टकराव की स्थिति बनती होगी। हाँ, और शक्तियां ऑब्जेक्टिव होने के बजाय सब्जेक्टिव थीं। मतलब कानून में क्या लिखा है उससे ज्यादा इस बात पर निर्भर करता था कि कौन ज्यादा प्रभावशाली है। इससे प्रशासनिक काम में बहुत मुश्किलें और अनिश्चितता पैदा होती थी। और गवर्नर जनरल की जो शक्ति बढ़ाई गई थी, हाँ, काउंसिल में सदस्य कम करने का, उस पर क्या असर हुआ? उससे गवर्नर जनरल बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। अब काउंसिल में सिर्फ 3 सदस्य होने के कारण गवर्नर जनरल को अपना कोई भी मनमाना फैसला लागू करने के लिए सिर्फ 1 सदस्य के वोट की जरूरत होती थी। ओह हाँ, 2-1 से फैसला पास हो जाता था। बिल्कुल। तो वो लगभग एक तानाशाह की तरह काम कर सकता था। और क्या भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लग पाई? नहीं, कदाचार को रोकने की कोशिशों के बावजूद कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग एक बड़ी समस्या बना ही रहा। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अधिनियम ने भारतीय आबादी के कल्याण और उनकी आकांक्षाओं पर ब्रिटिश हितों को ही प्राथमिकता दी। इसकी पूरी शासन संरचना भारतीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के बजाय ब्रिटिश कंट्रोल को मजबूत करने के लिए ही बनाई गई थी। तो अगर संक्षेप में कहें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने भारत में ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल को तो अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया, लेकिन साथ ही एक जटिल, अस्पष्ट और अक्सर विरोधाभासी शासन प्रणाली को भी जन्म दिया। हाँ, इसने प्रभावी रूप से ब्रिटिश राज की प्रशासनिक नींव तो रखी, लेकिन ये एक ऐसी नींव थी जिसमें कई आंतरिक दरारें थीं, और यही दरारें आगे चलकर और भी बड़ी समस्याओं का कारण बनी। और ये एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है कि जमीन पर किसी आम अधिकारी या प्रशासक के लिए ये दोहरी सरकार की प्रणाली कैसी रही होगी। मतलब उसे एक व्यापारिक कंपनी के डायरेक्टर्स को भी जवाब देना है और लंदन में बैठे एक सरकारी बोर्ड को भी। जब दोनों के आदेश अलग अलग होते होंगे तब क्या होता होगा? क्या इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल नहीं हो गई होगी?